हाँ, गुड मॉर्निंग बाबू, क्लास 8 ध्यान दो। आज हम लोग डिस्कस करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पावर्स एंड फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है कि हमारी संसदनात्मक कार्य प्रणाली जो होती है ना, जो सरकार होती है, जैसा कि हम सभी को पिछले दिनों पढ़े थे हम लोगों ने, वहाँ पर तुम लोगों ने देखा है कि हमारे भारत में पार्लियामेंट्री सिस्टम ही रन करती है। तो वो किस प्रकार उस कार्य करती है, उसकी क्या शक्तियाँ हैं, उसके लिए बार बार, जैसे कि पिछले दिनों जब हम ये हम लोगों ने अटेंड किया था, मतलब पिछला जो क्लासेस के जस्ट जो हुआ था हम लोग का वीडियो लेक्चर वाला, उसमें मैंने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट को समझाने के संदर्भ में भारत का ही एग्जांपल दिया था, क्योंकि हम लोग के भारत के बारे में ही पढ़ना है। ऐसे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट अपार्ट फ्रॉम इंडिया वर्ल्ड के अन्य देशों में भी, अन्य हिस्सों में भी देखा जाता है, लेकिन यहाँ जो भी हम लोग को पढ़ना है पार्लियामेंट्री सिस्टम है ना, ये भारत के संदर्भ में ही पढ़ना था। तो पिछले दिनों कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज और मुद्दे थे जिसके माध्यम से मैंने तुमको समझाने का प्रयास किया था, जिसमें जैसे कि चर्चा हम लोगों ने किया था जीएसटी के बारे में, है ना, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया था। कृषि बिल अभी सबसे वर्तमान में तुम्हारा एक सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जिस पर लेकर के पूरे देश में एक असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। इसके बाद में तुम लोगों ने देखा होगा नागरिक संहिता वाला, नागरिक सुधार कानून, सीएए, है ना, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसके बाद में एनआरसी का मैटर था। फिर तुम्हारा डिजोल्वेशन ऑफ द आर्टिकल 370, या इवन और भी सारे ऐसे इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं जो हाल तक फिलहाल में, जिसमें तुम्हारा 3 तलाक वाला मैटर भी था, पर्सनल लॉ बोर्ड वाला मैटर। तो देखो, देश है, इतना बड़ा देश है, 1950 का हमारा संविधान है। समय के बदलते दौर में, आधुनिक दौर में चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही है, और उसमें हमें तमाम प्रकार के ऐसे बदलावों के लिए तैयार रहना चाहिए, है ना। कहा जाता है कि इंसान का जीवन सफल उसी का माना जाता है जो अनुकूलन को अडॉप्ट करता है ना। जो एडेप्टेशन को अडॉप्ट कर ले वही व्यक्ति सफल होता है ना। आधुनिकता हो या कोई और दौर हो, है ना, वहाँ पर अपने चीज़ों को बदलाव लाना होगा। और आज हमारा भारतीय संविधान 1950 में जब बना था तो वो आइडियल संविधान था, लेकिन समय के बदलते दौर में उसमें तमाम ऐसे बहुत सारे अमेंडमेंट हुए। अमेंडमेंट का मतलब हमारा सुधार हुआ। तो सुधार होने का संदर्भ कतई ये नहीं कि हमारे संविधान के जो बनाने वाले लोग थे उन्होंने गलत संविधान बना दिया था। वो संविधान उस समय 1950 की ज़रूरतों के अनुरूप था। आज हम देश की आज़ादी के 70-75 साल के आसपास, 75वां साल 2022 में तुम्हारा पूरा हो जाएगा। तो 75 साल में समझो कि एक पीढ़ी तुम्हारी दफन हो जाती है, यानी कि एक पीढ़ी का अंत हो जाता है। औसतन तुम्हारा उम्र 70-75 साल का, कि देश की आज़ादी के समय में कोई व्यक्ति जिंदा अगर होगा, जन्म लिया होगा, तो वो लगभग अब मरने के कगार पर पहुंच गया होगा। तो एक पीढ़ी का जो कहीं न कहीं एक यहाँ पर चेंजेस दिखाई दे रहा है। तो पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि जनरेशन वाइज, जैसे हम तमाम चीज़ों में मॉडिफिकेशंस देख रहे होते हैं, 1G 2G 3G 4G, है ना। सेकंड जनरेशन से थोड़ा सा मॉडिफाई थर्ड जनरेशन होता है, थर्ड जनरेशन से थोड़ा सा मॉडिफाई हमारा ये फोर्थ जनरेशन होता है। ये जैसे कंप्यूटर और मोबाइल में देखते हो ना, ऐसे हमारे भी मानव समाज में भी ऐसे मॉडिफिकेशन कंटिन्यू होते रहते हैं। तो कहने का मतलब है, जैसे कि तुम देखो कि आईटी सॉफ्टवेयर तमाम प्रकार की जगहों पर जो मॉडिफिकेशंस होने के बाद में जो नेक्स्ट फीचर्स आते हैं, उसी तरीके से हमारे भी मतलब व्यक्तित्व में भी इन तमाम फीचर्स को ऐड करना अनिवार्य होता है। और चूंकि संविधान हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट होता है, उससे पूरा देश संचालित हमारा होता है, आम और खास सब समान होते हैं, और सबके लिए एक रिलेवेंट हमारा लॉ लेकर के लाने का प्रयास किया जाता है। तो उसमें टाइम टू टाइम हमारा बदलाव होना चाहिए, है ना। तो अमेंडमेंट कोई बुरी चीज़ नहीं है, अमेंडमेंट हमारी ज़रूरतों के हिसाब से है। अब पुरानी टैक्सेस व्यवस्था 22-25 टैक्सेस थे, जहाँ पर बिजनेसमैन और कमर्शियल एक्टिविटीज़ करने वाले लोग बहुत जगह पर टैक्स की चोरी करते थे। आज सोचो कि जीएसटी तमाम अड़चनों के बावजूद 18 साल के बाद में 2017 में इम्प्लीमेंट हुआ, है ना। ये हमारे अरुण जेटली जी, जो नहीं रहे देश में, इस दुनिया में ही नहीं रहे, वो डेथ कर गए,
अरुण जेटली ने उसको इम्प्लीमेंट किया, मोदी सरकार ने उसको इम्प्लीमेंट किया। तो आज सोचो कि जीएसटी से लोग कह रहे हैं कि महंगाई आ गया है, लेकिन कभी उस पर गौर करो कि जीएसटी तुम्हारे देश के हित में कितना बड़ा है। आज जो हमारा देश 2017 में इस बदलाव के लिए तैयार हुआ, ये सभी बदलाव 15वीं सेंचुरी में तुम्हारा फ्रांस में हो चुका है। आप आगे की क्लासेस में 9 और 10 में तुम पढ़ोगे वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में, तो वहाँ पर तुम्हें लुई 14 और है ना कोलवर्ट के बारे में तुमको पढ़ना होगा कि किस प्रकार से आर्थिक सुधारों के बारे में जिक्र किया गया था। जीएसटी और 22-25 टैक्सेस के अगर वर्सेस हम एनालिसिस करें तो पाएंगे कि जीएसटी जरूर अभी वर्तमान में महंगाई दर को थोड़ा सा बढ़ा दिया है, टैक्स का बोझ आम लोगों के पॉकेट पर पड़ रहा है। लेकिन कभी यकीन करो कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाला देश जहाँ पर इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना है, चाहे हेल्थ हो, हॉस्पिटैलिटी हो, स्कूल हो, इंडस्ट्री हो, रोड हो, रेलवे हो, एयरोड्रैम हो, तमाम प्रकार के ऐसे जो बदलाव और जो हमारी चीज़ें दिखाई दे रही, रक्षा का मैटर हो, बिना टैक्स का देश नहीं चल सकता है। तो हमें एक ऐसी व्यवस्था लानी होगी कि पूरे देश में एक टैक्स लागू हो और टैक्स की कोई चोरी ना हो। इसमें बहुत हद तक कारगर हमारा गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है। इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस हमारा ये है कि एक प्रकार का टैक्स है जो गुड्स तैयार होता है ना, और जब वो बिक्री होता है उसी बीच में टैक्स सरकार को चली जाती है, जिसमें स्टेट का एक अलग हमारा रेशियो जाता है और एक हमारा स्टेट के सेंट्रल को जाता है। उसमें कोई भी व्यक्ति चाह के भी ना टैक्स की चोरी हमारा नहीं कर सकता है ना। तो ये एक बहुत बढ़िया कानून है कि कमर्शियल गतिविधियां भी काफ़ी अच्छे ढंग से चले और देश की व्यवस्था भी, उसके अर्थ की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। आज सोचो कि लॉकडाउन होने के बाद में लोगों को लग रहा हो कि मेरा रोजगार छिन गया, व्यवसाय छिन गया। कभी आप नोटिस किए कि रेलवे इतने दिनों से बंद है तो देश के जो हमारी राजस्व व्यवस्था है उसको कितना बड़ा नुकसान पहुंचा होगा। देश की तमाम कमर्शियल गतिविधियां हमारी बंद है या सीमित मात्रा में हो रही है, उससे जो टैक्स पे होता था सरकार को वो कितना कम हो गया। तो ऐसे तमाम ऐसे बदलाव हमारे हैं जिसके लिए हमें तैयार होना चाहिए। तो हमने यहाँ पर जीएसटी का जिक्र किया, इसी तरीके से कृषि बिल वाला मैटर भी तुम्हारा यही है कि जो डिपेंडेंट इंडिया है ना, ये स्वावलंबन जिसको हम लोग कहते हैं, है ना, जो एक नारा चल रहा है कि सशक्त, सबल और मजबूत बनाएंगे, और वोकल फॉर लोकल वाला जो नारा दिया जा रहा है कि स्वावलंबन की तरफ देश बढ़ेगा, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो होगा आश्रित नहीं होगा, खुद के बिजनेस, व्यवसाय और कारोबार से आगे बढ़ेगा। किसानों को मजबूती और स्वावलंबन देने के लिए ही ये कानून आया तुम्हारा कृषि बिल, जिसको लेकर के तमाम ऐसी अपोजिशन पार्टियां हमारी है विवाद पैदा कर रही है। हालांकि उसका मकसद केवल नफरत फैलाना है, उसका कुछ ऐसा नहीं है। क्योंकि आज जो कांग्रेस जीएसटी का विरोध की है ना, वही कांग्रेस ने वोट कास्ट करके जीएसटी को पास कराया था। आज कांग्रेस या तमाम ऐसे जो रीजनल पार्टियां, कैसे जैसे बिहार में आरजेडी वगैरह टाइप की राजनीति रीजनल पार्टियां जो कृषि बिल का विरोध कर रही है, ये जान करके तुम लोग का आश्चर्य होगा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस की सरकार थी जो ये तमाम जो आज कृषि सुधार हो रहे हैं हमारे केंद्रों में, ये महाराष्ट्र में ऑलरेडी पहले से लागू है। ये बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2010-11 में ऑलरेडी इसको लागू कर चुके हैं। तो ऐसा तो कोई हाथ तो उसमें नहीं मचा, या अगर ये इतना ही बुरा कानून होता कृषि बिल वाला है तो ये बिहार की भी अर्थव्यवस्था पर इसका असर पड़ता है ना। या महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र तो अग्रणी राज्यों में है। आज हमारा बिहार फिशरी इंडस्ट्रीज में और ये फूड प्रोडक्शंस में कोई बुरा स्थिति तो नहीं है। अगर वो कानून इतना ज़्यादा घातक और नुकसानदेह होता किसानों के लिए तो यहाँ की अर्थव्यवस्था बैठ गई होती, क्योंकि बिहार में कुछ सिवाय कृषि का और ऑलरेडी है भी नहीं, या प्राइमरी एक्टिविटीज़ के अलावा कोई और चीज़ ऐसा नहीं। तो ये ध्यान देने लायक बात है कि कोई ऐसी घटना, दुर्घटनाओं को लेकर के जो देश में हवा दी जा रही है, या आज जो एमएसपी और जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट की जो चर्चा हो रही है, ये स्वामीनाथन की रिपोर्ट पर ही हो रही है। ये वही स्वामीनाथन है जिन्होंने 1966 में देश में हरित क्रांति लाया था। ये वही एमएस स्वामीनाथन है जिन्होंने महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा वाले क्षेत्रों में जहाँ पर प्रोडक्शंस की जो व्यवस्था हमारी है वहाँ एमएसपी बहाल करने का प्रयास किया था। आज यही स्वामीनाथन गलत कैसे हो सकते हैं? उनकी रिपोर्ट इतनी गलत कैसे हो सकती है? ये ऐसी व्यवस्था कृषि बिल का है जहाँ पर एक खुला मार्केट किसानों को दिया जा रहा है, जहाँ पर एमएसपी के जो हमारे साइड इफेक्ट्स है उसे बचाने का प्रयास इसमें किया जा रहा है ना। अगर किसान आईटी से जुड़ जाता है, अगर किसान का अपने प्रखंड और जिला स्तर से आगे का मार्केट मिलता है,
तो उसको उचित प्राइस मिल सकता है। आपको बहुत ज़्यादा दूर नहीं जाना है, देश का तो छोड़ो, बिहार के ही अंदर पार्टिकुलर अगर अलग अलग, अगर किशनगंज और हम सासाराम की बात करें, भभुआ की बातें करें, अगर एग्रो प्रोडक्ट की बातें करें, तो उसमें बहुत डिफरेंस तुमको देखने को मिलेगा। जो किशनगंज में प्रोडक्शन होता है हमारा, वो भभुआ और सासाराम में नहीं होता है। जो तुमको पश्चिमी चंपारण और बेतिया वगैरह में होता है तुम्हारा, वो नवादा वगैरह के क्षेत्र में नहीं होता है। तो अगर कहने का मतलब है कि बिहार का ही किसान है ना, अपने प्रोडक्ट को अगर इंटर डिस्ट्रिक्ट करके बेचता है तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा सकता है। देश की अगर बात करें तो एक अजूबा है। और ये कृषि बिल ऐसे अचानक से नहीं आया है। कृषि बिल का बहुत बड़ा मकसद है मोदी सरकार का कि कैसे किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचाया जाए। तुमको जान करके ये आश्चर्य होगा कि किसान रेल चलाया जा रहा है, जहाँ पर आप रेलवे से बात कीजिए, है ना, उसका रेक रिजर्व कीजिए और अपने प्रोडक्ट को उत्तर भारत से दक्षिण भारत की तरफ से, दक्षिण भारत को लेकर के उत्तर भारत तक, यानी कि कश्मीर का, हिमाचल प्रदेश का जो सेव है ना, अगर उसको उचित दाम पर वहाँ नहीं बिक रहा है, और कहीं मान के चलो कि अगर 7 रुपये से 10 रुपये केजी सेव तुम्हारा हिमाचल प्रदेश में बिकता है, और पटना के डॉक्टर्स कॉलोनी गोलंबर पर तुमको सेव 80 रुपये किलो मिलता है, तमिलनाडु में यही सेव तुम्हारा 200 रुपये किलो मिलता है, तो इसमें किसानों को कहाँ फ़ायदा पहुँचा? किसानों को तो बिल्कुल फ़ायदा नहीं पहुँचा। उसमें जो बीच में जो रोल प्ले कर रहे हैं ना, जो ट्रांसपोर्टेशन का, कम्युनिकेशन में जो हैं, जो सप्लाई चेन में हैं, वो लोग उसका मुनाफा कमा ले रहे हैं। ना यहाँ कंज्यूमर का फ़ायदा हो रहा है, ना प्रोड्यूसर को फ़ायदा हो रहा है। और सरकार कह रही है कि मैं रेलवे चला रहा हूँ, आप हिमाचल प्रदेश के सेव को ना 10 रुपये केजी नहीं बेचिए, आप तमिलनाडु के किसी किसान तुम्हारा बिजनेसमैन से बात करो, और वो सेव जो तुम्हारा तमिलनाडु में 200 रुपये किलो बिकता है ना, आप भी 100 रुपये लो उससे, है ना। तो इससे किसानों को भी फायदा होगा, और जो 100 रुपये खरीदेगा वो बेचेगा, तो प्रोड्यूसर को भी बीच में मार्जिन कम हमारा होगा। तो बीच के जो बिचौलियाँ हैं इनको समाप्त करना है, और किसानों को कहीं ना कहीं सबलता और मजबूती प्रदान करने के लिए, और उसे जो आत्मनिर्भर भारत का जो सपना संजोए हुए हमारे प्रधानमंत्री ने, ये आत्मनिर्भरता की तरफ देश को ले जाने की बात हमारी हो रही है। तो इसमें कह रहा है कि फाइंड आउट रिसेंट इंसिडेंट विच लेड टू डिस्कशन एंड द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इन द पार्लियामेंट। अब देखिए 2-3 बिलों पर मैंने जिक्र किया। अब जीएसटी और कृषि बिल का ही अगर बात कर लो दोनों का, तो इस पर हमने अपना भी पक्ष रखा, और तुम खुद भी पढ़े लिखे इंसान सब हो, 8 क्लास का, हालांकि ठीक है तुम लोग को सोचने समझने की कैपेबिलिटी अब एक मेच्योर एडल्ट की तरह तो नहीं होगी, लेकिन इतना मान के चलो कि अगर थोड़ा बहुत न्यूज़ में इंटरेस्ट होगा, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, अगर आप टेलीविजन्स पर वॉच करते होंगे न्यूज़ को, तो या थोड़ी बहुत समझ यहाँ जो हम लोग विकसित कर रहे हैं, इसके आधार पर तुम तय तो कर ही सकते हो ना, या जो मैंने जैसा अपना ओपिनियन प्रेजेंट किया उसके बेस पर तुम इतना तो देख सकते हो ना कि ये व्यवस्था कैसे हमारी चल रही है, और इसमें प्रधानमंत्री मोदी या उनकी जो कैबिनेट काउंसिल हमारी होती है किस प्रकार से कार्य कर रही है। तो इसमें दे रहा है कि डिस्कशन का जो क्रिटिसिज्म जो है, या उसके जो प्रेज यानी कि प्रशंसा की जो बातें हमारी होती है, तो ये हद तक डिपेंड हमारा करता है ना कि सरकार के तमाम ऐसी व्यवस्थाओं को पब्लिक डोमेन में किस प्रकार से प्रेजेंट किया जा रहा है, और उसका इम्प्लीमेंटेशन किस प्रकार से किया जा रहा है। मैं अपना जो व्यक्तिगत यहाँ पर मत है उसके हिसाब से मैं देखता हूँ कि जीएसटी में कहीं कोई बुराई नहीं है। कृषि बिल में जो भी 3 कानून सुधारों की जो बात हमारी की जा रही है उसमें कहीं कोई बुराई नहीं है। या अगेन इससे भी थोड़ा आगे अगर हम बढ़ें, सीएए और एनआरसी का जो मैटर हमारा है ना, इसमें अगर मान लो कि देश के अंदर रह करके देश के लिए आतंकवादी साजिश रचने वाले लोगों को बाहर करने की बात हो रही है, तो इसमें क्या बुराई है? मान के चलो, आज हम लोग कहते हैं ना कि भारत मेरी माँ है, धरती मेरी माँ है, तो क्यों कहते हैं? हम भारत के मट्टी में जन्म लिए, दफन भी हमें यहीं होना है, यहीं की माटी का खाते हैं, और फिर यहीं की माटी को अगर हम गाली देंगे तो फिर हम तो यहाँ रहने के लायक नहीं है। तो उसमें ऐसे मैंने बेवकूफ़ लोगों का या जो देशद्रोही लोगों का अगर नागरिकता छीनने की सरकार बात कर रही है, या जो घुसपैठी लोग हैं, अब हमारे देश में समस्याएं ऑलरेडी इतनी ज़्यादा है, सोचो कि एरिया कम होते जा रहा है, बांग्लादेश का विभाजन हो गया। महाभारत के संदर्भ में देखो, जब ये पुराने प्राचीनतम समय में 800 एडी की बात, बीसी की मैं बातें कर रहा हूँ, उस समय जो ग्रेट हमारा इंडिया था, महाभारत, जो महाभारत की लड़ाई भी जिसमें हमारी हुई थी, वो कितना बड़ा था। पाकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान का पूरा पार्ट भारत में जुड़ा हुआ था तुम्हारा, इधर बांग्लादेश, ये सब पूरा म्यांमार वगैरह, नेपाल, भूटान सब इसमें शामिल था। समय के हालातों के हिसाब से देखा जाए 100, 200, 400, 500, 1000 वर्षों के अंदर में बहुत सारे बदलाव तुमको देखने को मिले, और देश की आज़ादी के बाद ही हमारा देश का पार्टीशन हो गया,
है ना। टू नेशन थ्योरी के तहत में पाकिस्तान का एक बड़ा पार्ट उधर चला गया। इसके बाद में बांग्लादेश का विभाजन हुआ, है ना। हमारे यहाँ लैंड मिनिमाइजेशन ऑलरेडी है। तो कहने का मतलब है, या इवन हमारे यहाँ जो ये नागरिक संहिता के तहत में जो ऐसे बड़े बदलाव में तुम्हारा जो जिसमें जनसंख्या नियंत्रण की जो बातें हो रही है, उसमें भी पार्टिकुलर कुछ ऐसे धार्मिक और जो पर्सनल लॉ बोर्ड है जो परेशानी खड़ा कर रहे हैं। तो अगर हमारे देश में नागरिक संहिता के कानून के सुधार करने के लिए सरकार कोई इनिशिएटिव ले रही है, या जनसंख्या नियंत्रण के लिए पॉलिसी ला रही है कि शादी की उम्र को बढ़ाया जाए, शादी के बंधन में बंधने समय लोगों को एग्रीमेंट किया जाए कि 2 से ज़्यादा बच्चे पैदा ना करें, ऐसा, तो इसमें धर्म कहाँ आ गया? ऐसा तो नहीं ना है कि धर्म की आड़ में गैर जिम्मेदाराना तरीके से आप 2, 3, 4, 5 शादियाँ करके समाज में अव्यवस्था फैलाइए, है ना, या विदाउट एनी प्रिपरेशन एक बच्चों की फौज पैदा कर दो, है ना। ऐसा तो किसी कानून में नहीं लिखा हुआ है। तो इस पर अगर सरकार सख्त हो रही है कि नहीं, जनसंख्या को नियंत्रण करने के लिए हमें कानून लाना है, हमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर करना है, हमें देश विरोधी गतिविधियों को संचालित करने वाले लोगों को खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलाना है, हमें आर्थिक सुधार करना है, हमें किसानों को आत्मनिर्भर और स्वावलंबन की तरफ ले जाना है, तो इसमें क्या बुराई है? तो ये थोड़ा गौर करने की विषय हमारी है ना। तो ये स्वावलंबन की तरफ ले जाना, ये तो कोई गुनाह नहीं है। तो देखो, अब इसी देश के अंदर में, है ना, तमाम प्रकार के लोग रह रहे हैं। जैसे मैं एज अ टीचर जितना मुझे समझ है, उस लिहाज से जो मैंने प्रेजेंट किया कि नहीं, तमाम जो ऐसे कृषि बिल और कानून ला रहे हैं। और देखो, कानून जो लाने का काम होता है, सरकार लाती है, कोई भी लॉ लाती है, उसके पीछे कुछ ना कुछ उसका तर्क होता है, और एक मास पॉपुलेशन को वेलफेयर की तरफ ले जाने की बात उसमें होती है। अब ऐसा नहीं है कि मोदी को अनुभव की कमी है या बहुत ज़्यादा कृषि का कॉर्पोरेटाइजेशन कर दिया जाएगा। कृषि का कारपोरेट सेक्टर से जोड़ने में लोग जो हंगामा मचा रहे हैं, उनको ये बात को समझना चाहिए कि ये वही लोग हंगामा मचा रहे हैं ना जिनको कारपोरेट से ज़्यादा फायदा हो रहा है। अरे तो तुम सोचो कि जो गोभी मार्केट में पिछले दिनों न्यूज़ में आया था तुम लोगों का कि उस पर किसान को लागत नहीं निकल रहा था, तो पूरे गोभी को खराब कर दिया वो ट्रैक्टर ट्रॉली चला करके। जो गोभी मार्केट में किसान 1 रुपये से उसको लोग नहीं खरीद पा रहे हैं, यही तुमको मॉल में पॉलीथीन में पैक करके 40 रुपये में बिकता है, लोग शौक से खरीदते भी हैं, है ना। फ्लैक्सीड का तुम लोग नाम सुने होंगे, गांव में जाके वैसी को तीसी कहा जाता है ना। आप जाके गांव में किसानों से तोल मोल कीजिएगा, 20, 25, 30, 35, 40, 50, और वही आप मॉल में ना 400 रुपये किलो खरीदोगे। तो ये दोनों में अंतर है कि मतलब किसानों का कारपोरेटाइजेशन क्यों वो किसान अपना 1 क्विंटल अगर उसके पास में फ्लैक्सीड है, तो वो पटना के किसी मॉल से चर्चा करे, और ठीक है 4,000 रुपये क्विंटल नहीं बेचेगा, उसको कम से कम 3,000 क्विंटल तो मिलना चाहिए, जब 4,000 क्विंटल का रेट मार्केट में चल रहा था। तो इसमें बहुत सारी विसंगतियां हैं जिसको कहीं ना कहीं सॉल्व करने की ज़रूरत है। या आज देखो कि बिहार में ही तुम्हारा लिकर बैन हुआ, शराब बैन जो हुआ हमारा, इस पर भी लोग बहुत सारे चर्चा कर रहे हैं कि सरकार को इतना रेवेन्यू का नुकसान हो रहा है, 10,000 करोड़ रुपए का, 7,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये तो देखिए ना कि 10,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और एक तरफ ड्रिंक करके लोग रोड पर गाड़ी चलाते हैं, एक्सीडेंट में डेथ कर जाते हैं। ड्रिंकिंग करने वाले तमाम लोग, है ना, अपने घरों में जाते हैं, और उसमें वहाँ डोमेस्टिक वायलेंस होता है, वहाँ महिलाएं जो उनकी जद में आ जाती हैं, या उसकी बीवी हो, बेटी हो, है ना, उसके साथ बदसलूकी होता है, गाली गलौज होता है, मारपीट होती है। इवन शराब जो है, शराबी जो पीता है, उसकी बुद्धि विवेक बिल्कुल नष्ट हो जाती है, उसके अर्थव्यवस्था पर उसका नुकसान पहुंचता है, उसके बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं, है ना, उसके कारण समाज में कलह पैदा होता है ना। उसमें बहुत ज़्यादा सोशल एक हमारा ये वहाँ पर एक असामान्य स्थिति पैदा हो जाती है। तो ये केवल कह देने से होगा कि ये कानून ठीक नहीं है, ये कानून सही है, इसको थोड़ा सा ना अपने विवेक से भी फैसला करना होगा, और उस पर ये डिस्कस करने की चर्चा कर रहा है। तो इस पर 4, 5, 7, 8, 10 चर्चा करेंगे तो बहुत सारे पॉइंट मिलेंगे। एक पॉइंट पर तो 2-2 घंटे, 2.5 घंटे चर्चे हो सकते हैं। तो हम लोग को सीमित मात्रा में, सीमित समय में ही हम लोग को काम करना है। तो ये आपने डिस्कशन देख लिया। तो इसमें जो पार्लियामेंट का काम हमारा क्या होता है, जैसे कि पहला काम है लॉ मेकिंग फंक्शन। जैसा कि मैंने तुमको बताया
कि कानून बनाने का काम हमारा जो है पार्लियामेंट्री सिस्टम की तरफ से की जाती है, जिसमें डिवीज़न ऑफ द सब्जेक्ट्स, ये डिवीज़न का हमारा सब्जेक्ट का डिवीज़न हुआ है, जिसमें दे रहा है कि इट मेक्स लॉ दैट द एप्लीकेबल टू द कंट्री एंड द पार्लियामेंट कैन इनेक्ट टू द लॉ ऑफ द चेंज द एग्जिस्टिंग वंस ऑल द 97 सब्जेक्ट्स ऑफ द इंडियन लिस्ट, और इनेक्ट लॉ ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट लिस्ट ऑल्सो, एंड बिसाइड कैन इनेक्ट लॉज, है ना, रिगार्डिंग द 47 सब्जेक्ट्स ऑफ द कंकरेंट लिस्ट. इंडियन पार्लियामेंट हैज़ द सोल राइट टू अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन. इसमें दे रहा है कि जो 97 विषय हमारे जो इंडियन लिस्ट का मैटर है, जैसे तुम्हारा उसमें इंडियन का मतलब होता है संघ की सूची में जो शामिल हमारे विषय होते हैं, जैसे कि विदेश मंत्रालय का मामला है, रेलवे मंत्रालय का मामला है, इवन जो सुप्रीम उसको एग्जीक्यूट करने का पावर मिला हुआ वो विषय तुम्हारा उसके विषय का है, उस पर तो कानून बनाएगा ही बनाएगा. और ऐसे 47 हमारे सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि तुम्हारा हेल्थ हो गया, एजुकेशन हो गया, फूड सप्लाई चेन वगैरह हो गया, इस पर भी कानून बनाने का काम हमारा पार्लियामेंट करती है. जैसे कृषि बिल वाला में ही हुआ था कि कृषि बिल को लोग विषय राज्य का विषय मानते हैं, और यहाँ के बिहार के ही एक पॉलिटिकल पार्टी है तुम्हारी राष्ट्रीय जनता दल, है ना, लालू यादव की पार्टी है, उनके बेटा अभी लीड कर रहा है उसको. ये लोगों ने उसको ये क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रिट फाइल किया है सब कि राज्य के विषय पर केंद्र कैसे कानून बना सकती है. लेकिन ऐसा नहीं है, उसमें कमर्शियल जो एक्टिविटीज़ जो हमारा होता है, लॉ एंड ट्रेड का जो विषय हमारा होता है, तो उसमें देश के अंदर में तमाम प्रकार की गतिविधियाँ, हमारे यहाँ 3 प्राइम गतिविधियाँ मानी जाती है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर्स. तो ये प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय क्षेत्र में तमाम प्रकार के ऐसे जो व्यावसायिक बदलाव और व्यापार के लिए जो कानून बनाने का काम हमारा होता है, ये केंद्र की सरकार हमारी करती है. तो उसके तहत में ना ये आत्मनिर्भर भारत की तरफ ले जाने के लिए जो कृषि बिल का जो सुधार तुम्हारा हुआ है, तो इसमें अगर कानून की थोड़ी भी समझ, मैं तो शिक्षक हूँ, मैं तो कोई लॉयर हूँ नहीं, कानून की बहुत अच्छा जानकारी रखता नहीं हूँ, लेकिन जितना विवेक मेरा काम करता है कि इस सुप्रीम कोर्ट में फाइल होते होते ही केस खारिज हो जाएगी. यानी कि देश की कानून व्यवस्था पर जो सरकार ला रही है, यानी कि 47 विषय जो समवर्ती सूची के हैं, कंकरेंट लिस्ट का मैटर है, जैसे स्वास्थ्य शिक्षा का मैंने जिक्र किया, और 97 जो उसका इंडियन लिस्ट है ना, इस पर तो कानून बनाएगा ही बनाएगा. ये केंद्र सरकार का विषय क्षेत्र में तुम्हारा आता है, और उसमें समवर्ती सूची में भी ये कानून ऐसा बनाया गया है हमारा कि अगर राज्य भी उस पर कानून बनाती है और केंद्र भी उस पर कानून बनाती है, अगर उसमें ये केंद्र की कानून अगर उस पर इम्प्लीमेंट करने की बात होगी, तो राज्य वाला कानून तुम्हारा स्वतः समाप्त हो जाएगा. जैसे ज़्यादा एग्जाम्पल के तौर पर जानना होगा कोरोना का मैटर. कोरोना पर एडवाइजरी केंद्र सरकार भी जारी कर रही थी, राज्य सरकार भी जारी कर रही थी. तो ऐसा नहीं है, राज्य सरकार को अपने लोकल इश्यूज को देख करके ना उसमें सुधार करने के चांसेस हैं, लेकिन केंद्र को लगता है कि राज्य ने जो गाइडलाइन जारी किया है उससे कोरोना फैल सकता है ना, और केंद्र कहता है कि नहीं, राज्य को ये अपने गाइडलाइन को वापस लेना होगा, तो वहाँ स्वतः तुम्हारा केंद्र वाला जो गाइडलाइन है इम्प्लीमेंट हो जाएगा. या शिक्षा के मैटर पर ही तुम देखो, देश में अलग अलग व्यवस्थाएं हमारी रन करती है. शिक्षा भी हमारा कंकरेंट लिस्ट का विषय, जिसमें 47 विषय तुमको शामिल किए जाते हैं. पैरेलल में 2-3 बोर्ड तो तुम्हारे 10 लेवल पर घूम रहे हैं, जिसमें सीबीएसई का नाम तुम लोगों ने सुना होगा, सेकेंडरी बोर्ड ऑफ, है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है. इसके बाद में आईसीएसई का तुम लोगों ने नाम सुना होगा, है ना. इसके बाद में स्टेट में अलग अलग बोर्ड हमारे होते हैं, जैसे बिहार बोर्ड होता है, उत्तर प्रदेश का बोर्ड होता है, महाराष्ट्र बोर्ड होता है. तो ये शिक्षा एक समवर्ती विषय है, और इसमें जो समान शिक्षा प्रणाली की जो बातें हो रही है ना, समान शिक्षा प्रणाली में जैसे कि सबके लिए समान शिक्षा की बात हो रही है. अगर मान लो कि ये देश के कानून सुधारों में भी ये भी एक बहुत बड़ा नाम तुम्हारा आ रहा है, समान शिक्षा प्रणाली का. तो अगर समान शिक्षा प्रणाली में केंद्र के पास में या नई शिक्षा नीति में अगर कोई एक प्रपोजल हमारे पास में आता है कि देश में एक प्रकार की शिक्षा की व्यवस्था की जाए, जैसे मान लो कि बिहार का एक मैटर है कि इसमें इंग्लिश में पास होना अनिवार्य नहीं है ना, सीबीएसई कहता है कि इंग्लिश में फेल हो जाओगे तो तुमको फेल कर देंगे. तो अब इस पर डिबेट हो रहा है ना कि इंग्लिश ज़रूरी है कि नहीं है, हमें वर्ल्ड के लोगों से जोड़ना है, तो बच्चों को इंग्लिश की शिक्षा दी जानी नहीं दी जानी चाहिए, है ना. तो इसमें जो विरोधाभास हो रही है, या सीबीएसई ने भी जो तुम्हारा ये दूसरा भाषा को लेकर के ये बवाल मचा के 22 अनुसूचित वाली भाषाओं को भी सेकेंडरी और प्राइमरी का दर्जा देने की जो बात हो रही है, अगर मान लो कि देश में अगर एक सिलेबस लागू कर दिया जाए
नई शिक्षा नीति के तहत में। उसमें भाषा की वैधता में अगर मान लो कि हिंदी एक राष्ट्रभाषा के तौर पर, इंग्लिश एक तुम्हारी कम्युनिकेटिव लैंग्वेज के तौर पर, और जिस पर्टिकुलर रीजन में जैसे तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरला, बिहार, महाराष्ट्र, ये गुजरात, वहाँ की एक रीजनल भाषा को ऐड करके अगर सरकार कहती है कि नहीं पूरे देश में एक समान प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए और एक समान शिक्षा प्रणाली लागू होगी, तो राज्य के जो विषय हमारे हैं जिसमें शिक्षा को एक समवर्ती सूची के तहत रखा गया है ना, उस पर केंद्र का कानून हमारा स्वतः हमारा प्रभावी हो जाएगा, है ना। उसमें एक चीज़ ये पेश है कि राज्यों की सहमति होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कोई भी बिल जो बनता है, जो कोई कानून बनता है हमारा, तो पूरे देश में एक सोशल हार्मोनी को मेंटेन करने के लिए बनाया जाता है, देश की प्रगति के लिए बनाया जाता है। ऐसा ना हो कि वो कानून जो तुम्हारा कुछ खास वर्ग को फायदा दे और बहुत बड़े मास लेवल पर लोगों को नुकसान हो, क्योंकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनतंत्र जनता के लिए जनता द्वारा ही संचालित सरकार हमारी होती है और पूरी की पूरी व्यवस्था उसके प्रति रिस्पॉन्सिबल हमारी होती है। तो इस तमाम प्रकार की गतिविधियों पर विशेष नज़र रखने के लिए ऐसा हमारा प्रावधान किया जाता है। तो मैं छोटे छोटे चीज़ों को थोड़ा सा एनालाइज करके बता रहा हूँ, इसको आप समझने का अपने स्तर से ही प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसका कोई अंत नहीं है। मैं शॉर्ट में ब्रीफिंग कर रहा हूँ, इस पर डिस्कस करें तो एक एक टॉपिक पर हम लोग 2-2 दिन 3-3 दिन चर्चा कर सकते हैं ऐसा। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि कंट्रोल ऑफ दी ऑन दी नेशनल फाइनेंस, है ना। देश की राष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्था को कंट्रोल करने का, उसको बहाल करने का काम हमारी करती है। जैसे जीएसटी का मैंने जिक्र किया, जीएसटी में तमाम प्रकार का ऐसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन का हमारा एक प्रोपोर्शनल डिवीजन है कि राज्य को कितना जाएगा, केंद्र को कितना जाएगा। या अभी लॉकडाउन की स्थिति में जो देश की स्थिति डमाडोल हमारी हुई है, इस पर देखते हो कि तुम लोग स्पेशल पैकेज पर पैकेज रिलीज हो रहे हैं, है ना, एमएसएमई को बचाने के लिए। एमएसएमई होता है हमारा लघु और सूक्ष्म उद्योगों का एक शॉर्ट नाम होता है। ये मीडियम एंड माइक्रो, है ना, इंडस्ट्री जो हमारी होती है, कमर्शियल गतिविधियाँ हमारी होती हैं ऐसे। उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज रिलीज किया भारत सरकार ने। इवन किस जगह से टैक्स का ये हो सकता है, इनकम टैक्स में क्या सुधार हमारे हो सकते हैं। तो ये तमाम प्रकार की फाइनेंशियल जो हमारे कंट्रोल करने का, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम हमारी केंद्र की सरकार करती है। एंड द यूनियन पार्लियामेंट, है ना, ऑफ द कस्टोडियन टू द नेशनल पर्स, है ना। जैसे कि तुम्हें पता होगा आरबीआई के बारे में तुम लोगों ने नाम सुना होगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये सारे बैंकों की मॉनिटरिंग करने का काम करता है, जो केंद्र सरकार की एक स्वायत्त संस्था है। नाइदर अ पेनी कैन बी स्पेंड ऑन एनी आइटम नॉर ए पैसा कैन बी कलेक्टेड बाय द वे ऑफ द टैक्स विदाउट द प्रियर अप्रूवल ऑफ द पार्लियामेंट। मतलब देश में व्यय और जो आय का पूरा जो व्यवस्था है, ये देश की जो कानून व्यवस्था तय करती है उसके हिसाब से। पिछले दिनों तुम लोगों ने देखा होगा देश में डिमोनेटाइजेशन का फैसला हमारी केंद्र की सरकार ने ही लिया था, यानी कि वित्त का पूरा मामला जो है उस पर कोई राज्य जो है ना प्रश्न चिन्ह खड़ा नहीं कर सकती है। जैसे पिछले दिन हुआ था ना कि रात के 12 बजे से लीगल टेंडर समाप्त हो जाएंगे हमारे, मोदी जी ने अनाउंसमेंट किया था कि पुराने पैसे समाप्त, है ना, नए करेंसी के लिए आप तैयार हो जाइए और सभी लोग अपने बैंकों में पैसा जमा कीजिए। तो ये तमाम प्रकार के फैसले जो होते हैं हमारी केंद्र की सरकार ले सकती है। उसके लिए अलग अलग बॉडी है जो उसको हेल्प करती है, जिसमें इस ऐसे मामले में आरबीआई और देश के ऐसे जो नेशनलाइज बैंक हमारे होते हैं इसको मदद करते हैं। इसके बाद में बजट फॉर्म करना, उसको रिजेक्ट करना, है ना, या देश के राज्यों के लिए भी एक पैकेज रिलीज करना, उसको प्लानिंग कमीशन में या नीति आयोग जो वर्तमान में उसका नाम दिया गया उसके तहत में उसको पैसा देना, फिर वहाँ से उसका एक रेवेन्यू प्रोपोर्शन के हिसाब से उससे भी टैक्स कलेक्ट करना, ये सब काम हमारा सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है। कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट, पूरी सरकार चलाने की पूरी जिम्मेवारी हमारी केंद्र की सरकार की होती है, मोदी जी को मिला हुआ है सब रिस्पॉन्सिबिलिटी। इस पर भी तमाम प्रकार के जिक्र हमारे किए जा चुके हैं। इसके कुछ फंक्शन हमारे हैं, जैसे गवर्नमेंट इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द पार्लियामेंट फॉर द एक्ट्स ऑफ द ओमिशन एंड द कमीशन। मतलब क्या हटाना है, क्या जुटाना है, ये सब काम तुम्हारा देश की कानून व्यवस्था चलाने का काम पार्लियामेंट। ओमिशन का मतलब नथिंग होता है और कमीशन का मतलब सोचो कि संस्थाएं बनाने जैसी होती है। एंड इफ द गवर्नमेंट फॉल्ट द कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी voted out of the office of raising a vote of no confidence against the prime minister, the council of minister whole is any of these member। एक ऐसा भी है देश के चलाने के लिए एक कानून का संहिता है, कोड ऑफ कंडक्ट है, और जो भी कोई देश की सरकार अगर कोड ऑफ कंडक्ट को मानने से इनकार करती है या उसमें बहुत बड़े ऐसे तुमको देखने को मिलता है, तो वहाँ पर नो कॉन्फिडेंस मोशन या इवन सरकार को ना अवैध करार देने की बात उसमें की जा सकती है। ये तुम्हारा उसमें आर्टिकल तुमको
ये 352, 356 और 360 का स्पेशल जिक्र किया गया, यानी कि कोई भी सरकार मनमानी नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में लोगों की सहमति से ही देश चलेगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। और तुमको देखने को मिलेगा अभी देश के हमारे अभी जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, ये कानून के प्रति बड़ी अच्छे सजग और समझ अच्छी रखते हैं। ये बार बार कहते भी हैं कि मैं देश का विकास संविधान के दायरे में रह करके करना चाहता हूँ। तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और पिछले दिनों पार्लियामेंट का जो हमारे आधारशिला रखी गई थी न्यू पार्लियामेंट का, तो उसमें गुड गवर्नेंस का और ये मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नमेंट है ना, सुशासन की सरकार, आपकी सरकार आपके द्वार, इस पर बहुत सारे लोग चीज़ पर चर्चा उन्होंने किया था। उनका मिशन ही थोड़ा सा अजूबा है, जो देश की लोकतांत्रिक मूल्यों का अनुकूल है, जिसमें वो नारा भी देते हैं कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास, है ना। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, और ये वही व्यक्ति कर सकता है जो देश की गरिमा और उसके कानून में समझ रखता है और देश के संविधान में जो मतलब विश्वास रखता है। तो हमें बड़ी खुशी है इस बात का कि एक अच्छे प्राइम मिनिस्टर हम लोग को मिले हैं जो कम से कम संविधान और कानून की अहमियत को समझते हैं। नेक्स्ट is the members of the parliament can move the adjourn motion its urgent matter requesting of the immediate attention of the government in such the motion of the admitted the ministry in charge of such department where afterwards even। हाँ, इसमें देखो कह रहा है कि कभी भी सदन को एडजॉर्न करना हो या किसी पार्टिकुलर कानून को मिशन की तरफ ले जाना हो या कोई बहुत इंपॉर्टेंट कानून को बहाल करना हो, उसके लिए अचानक, है ना, पार्लियामेंट को बंद करने का मतलब एडजॉर्न करने का और पार्लियामेंट के सेशन को वापस बुलाने का। जैसे मान लो कभी देश में ये चाइना वाला मैटर तुम्हारा चल रहा है, अगर मान लो कि चाइना से युद्ध की स्थिति पैदा हो जाती है, तो देखते हो प्रधानमंत्री जो होते हैं सर्वदलीय बैठक बुलाते हैं कि सारी राजनीतिक पार्टियां दिल्ली आ जाएं, है ना, उनसे वो बातचीत मशविरा करते हैं कि क्या किया जाए। वो हमारे चीनी जो सैनिक हैं अगर हमारे भारतीय सैनिकों को मारे हैं या हमारे बॉर्डर के अंदर में प्रवेश कर चुके हैं, है ना, तो अचानक से कोई फैसला नहीं लेता है लोग। अगर जरूरत पड़ा तो पार्लियामेंट के सेशन को भी ना बुलाया जाता है। या अभी वर्तमान में देखो कृषि कानूनों को लेकर के कुछ पेश तुम्हारा फंसा हुआ है। जैसे कृषि कानून तुम्हारा सितंबर में ही आ चुका था, तो सितंबर में आया तो उसमें कोरोना को लेकर के ना एक दिन के लिए पार्लियामेंट सेशन बुलाया गया और उसी बीच में सब कानून आ गया। तो इस पर अपोजिशन कह रहा है ना कि ना वोटिंग हुआ ना डिस्कस हुआ, और इतना बड़ा कानून, चूंकि देश की 65% पॉपुलेशन किसान है, गरीब है, उसके लिए कानून ला दिया। यानी कि सरकार अपने एजेंडा को लागू कर रही है, संविधान को बदल रही है और न जाने क्या क्या बातें हो रही है। तो अब तो मोदी जी कितने सारे प्लेटफॉर्म से बोल चुके हैं कि मैं डिस्कस करने के लिए भी तैयार हूँ, मैं वोटिंग भी करने के लिए तैयार हूँ। तो अब तो कम से कम अपोजिशंस को इस बात का तसल्ली हो जानी चाहिए, किसानों को गलत मैसेज नहीं देना चाहिए, समझाना चाहिए कि नहीं, आपके लिए सरकार सुनने के लिए तैयार है, समझने के लिए तैयार है। कितने डिफरेंट कैबिनेट की मीटिंग्स में इस पर चर्चा हमारी हो चुकी है। तो ऐसे कंडीशंस में मान लो कि देश अगर जल रहा है, अव्यवस्था फैल रही है और उसमें तमाम प्रकार के ऐसे बदलाव करने के लिए अगर जरूरी पड़ता है तो अचानक से पार्लियामेंट की सेशन भी बुलाई जा सकती है ना। ये सरकार का हमारा काम होता है, संसदीय कार्य मंत्रालय भारत सरकार का होता है। इसके बाद में नेक्स्ट दे रहा है कि दिन अगेन इन आवर अ डेली रूटीन टू द पार्लियामेंट व्हेन इज सेशन एंड रिजर्व आस्किंग क्वेश्चन। 1 घंटा का तुम्हारा सेशन, उसमें क्वेश्चन सेशन होता है, प्रश्नकाल जिसको हम लोग कहते हैं। तो प्रश्नकाल में होता है, उसमें 2 चीज़ होते हैं, एक तो हमारा स्टार मार्क क्वेश्चन होता है, एक हमारा नॉन स्टार मार्क क्वेश्चन होता है। जैसे मान लो कि कोई व्यक्ति पूछता है कि क्या देश में समान शिक्षा प्रणाली लागू की जाए, अगर मान लो कि कोई सदस्य को ऐसा लगता है या सरकार इस पर क्या विचार रखती है, देश के शिक्षा मंत्री जो हमारे रमेश पोखरियाल निशंक हैं वो जाएंगे सदन में। अगर लगता है कि वर्बली संतुष्ट हो सकते हैं, जैसे हमने कुछ बेसिक चीज़ों पर चर्चा की, समान शिक्षा क्यों लागू की जानी चाहिए पूरे देश में, है ना, तो उतना से काम चल जाता है तो ठीक है। नहीं तो मान लो कि अगर वो कंटेंट मांगते हैं कि समान शिक्षा प्रणाली को लेकर किस प्रकार की बाधाएं हैं, है ना, रीजनल क्या कहता है, जोग्राफिकल लोकेशंस में किस प्रकार की चीज़ें होती है, धर्म कितना उसमें आड़े आता है, तो इसके लिए तो पूरा कंटेंट देना होगा ना। तो जो कंटेंटफुल हमारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें लगता है कि सदस्य को जवाब संतुष्ट करने के लिए डाटाज देना जरूरी है, तो उसमें देखोगे तुम लोग जो स्पीकर होते हैं वो पार्टिकुलर मेंबर्स को ना अनाउंस करते हैं कि आप, है ना, खड़ा हो जाइए, आपका प्रश्न कुछ इस प्रकार का प्रश्न पूछ सकते हैं। तो अगर वो तुम्हारा तारांकित प्रश्न है ना, यानी कि स्टार मार्क क्वेश्चन है, जो थोड़ा सा डिटेल्स में उसकी जानकारी उनको चाहिए होती है,
तो संबंधित मंत्री या उनके रिप्रेजेंटेटिव, कभी कभी मंत्री को ना दोनों सदनों में जाना होता है। अगर मान लो कि लोकसभा में एक क्वेश्चन आ गया और राज्यसभा में मंत्री उपलब्ध हैं, तो उनके जगह पर उनके बिहाफ में कोई दूसरे मंत्री को ना डिप्यूट किया जाता है कि आप उसका जवाब दे दीजिएगा। तो जवाब में यही होता तरंगित प्रश्नों में कि आपके समान शिक्षा प्रणाली या तमाम ऐसे जो विषय हैं, या इवन अभी कृषि बिल वाला ही मैटर मान के चलो, तो उस पर जितना वर्बली 1-2 मिनट का है मंत्री डिस्कस कर लेंगे, और उनको लगता है कि कंटेंट की रिक्वायरमेंट है या सदस्य ने कंटेंट मांगा भी है, तो वो वहाँ पर इसका मेंशन कर दिया जाता है कि मैंने सारे कंटेंट को, है ना, डाक से आपके यहाँ भिजवा दिया है, आप उसको स्टडी कीजिएगा, पढ़िएगा, और फिर कहीं दिक्कत आएगी तो आप आ जाइएगा। लेकिन पढ़िएगा ज़रूर, ऐसे नहीं कि कुछ भी मतलब बिना पढ़े बिना समझे, है ना, सरकार पर उंगली उठाना या मोदी को दिस करना दैट करना, ये सब तो अच्छी बात नहीं मानी जाएगी ना, ऐसा। इसके बाद में नेक्स्ट उसमें होता है कि ड्राफ्टिंग कब होगी किसी चीज़ पर, किस पर डिस्कस कब होगा, वोटिंग कैसे होगा, वोटिंग भी तय करने का अधिकार हमारा होता है। जैसे तुम्हारा कृषि बिल पर वोटिंग की बात हमारी हो गई है, तो ये स्पीकर तय करेंगे कि वोटिंग किस समय में किया जाएगा। इवन नेक्स्ट, नॉट ओनली दिस, द पार्लियामेंट कैन होल्ड द स्टैंड ऑफ द गवर्नमेंट एंड अटैच बाई वोटिंग टू कट इन द एनुअल बजट एंड द सैलरी ऑफ द अलाउंस टू द डिसाइड बाय द पार्लियामेंट। इवन बजट का सेशन तुम्हारा पूरा कंप्लीट केंद्र की सरकार को होता है, बजट को बढ़ाना, बजट को घटाना। जैसे भी मान लो कि लॉकडाउन हो गई है, कोरोना आ गया है, तो यहाँ तो दो चीज़ों को तो विशेष ध्यान रखना जरूरी है ना, क्योंकि कोरोना के कारण जो लॉकडाउन की स्थिति पैदा हुई है, इसमें बहुत सारे बड़े स्तर पर ना रोजी रोजगार का संकट पैदा हो गया है ना। खास करके स्कूल में तो हम लोग भी इसमें शामिल है ना, कि घरों में बैठ करके पढ़ने पढ़ाने का काम करना पड़ रहा है, और सबसे बड़ा तो शिक्षा जगत भी प्रभावित हुआ है, छोटे छोटे कामगार मजदूर जिनको काम नहीं मिल रहा है इस वक्त। तो दो चीज़ें, तो तीन चीज़ें कॉमन दिख रही है, गरीबी, भूखमरी, और ये तुम्हारा गरीबी भूखमरी के अलावा रोजगार का संकट पैदा हो गया है। या स्वास्थ्य का विषय मान के चलो, स्वास्थ्य तुम्हारा है, कोरोना में कोविड स्पेशल की रिक्वायरमेंट है, आइसोलेशन सेंटर्स की रिक्वायरमेंट है, रिहेबिटेशनल प्रोग्राम उसके लिए हमारा कंडक्ट किया जाएगा। तो कोरोना में बचना है तो फूड नहीं खाओगे तो कैसे, खाली दवा खाने से थोड़ी ना कोई बच जाएगा। तो यहाँ रोजगार पैदा करना है, भुखमरी से लोगों को बचाना है, हॉस्पिटलिटी को दुरुस्त करना है। तो अगर मान के चलो कि सरकार को ऐसा लगता है कि हम इनकम को प्रमोट करने के लिए हम कृषि में थोड़ा इन्वेस्ट ज़्यादा करें, है ना, हेल्थ और हॉस्पिटलिटी को मेंटेन करने के लिए स्वाभाविक है कि पैसे की रिक्वायरमेंट होगी, तो कहीं से बजट कट करके उस पार्टिकुलर, है ना, सब्जेक्ट में बजट को ऐड करना। यानी कि स्वास्थ्य अगर अभी ज़्यादा अहमियत रखता है, फूड अभी ज़्यादा अहमियत रखता है, रोजगार के लिए पैसा उपलब्ध कराना होगा, तो ये सरकार हमारी डिसाइड करती है। उसके लिए एक्सपर्ट कमेटी होती है हमारी केंद्र की, ऐसे बड़े बड़े एक्सपर्ट जानकार हमारे होते हैं। ये सब सुझाव मंत्रालय को देते हैं, मंत्री प्रधानमंत्री को देते हैं, और ये सब लोग मिल बैठ करके तय करते हैं, और इसी मतलब एक रोड मैप पर काम हमारा किया जाता है। और आने वाले समय में बजट को घटाना और बढ़ाना, ये हमारा पार्लियामेंट का काम हमारा होता है। इसमें सभी पार्टियों की सहमति का होना हमारा बहुत जरूरी है। नेक्स्ट दे रहा है जुडिशल फंक्शन। पार्लियामेंट enjoys certain judicial power also, and it can impeach the president in case of the found violating the constitution of the missing his status or indulging in the corruption of any nature। ये दे रहा है कि इसके पास में कुछ ऐसे हमारी कानूनी अधिकार, ये जुडिशियल पावर भी है, न्यायिक जो हमारा मजबूती भी इसके पास में है। जैसे इम्पीचमेंट लाया जाता है, अगर मान लो कि किसी देश के राष्ट्रपति या जो भी ऐसे संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर ज्यादती करता है, कानून का वायलेशन करता है, या अपने पद का दुरुपयोग करता है, तो वैसे लोगों को हटाने के लिए, है ना, पार्लियामेंट इम्पीचमेंट का एक बहुत बड़ा विषय होता है। या इवन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया या जो हाई कोर्ट के जो जज हमारे होते हैं, जो मतलब ऑटोनॉमस है और कॉन्स्टिट्यूशनल है, वो अगर मनमानी करने लगते हैं तो उनको हटाने के लिए ना उसके पास में एक जुडिशियल पावर है। देखो इसमें होता क्या है ना कि पावर अच्छी चीज़ भी है, पावर बुरी चीज़ भी है। अगर मान लो कि देश के राष्ट्रपति सार्वभौमिक पावर है, एक व्यक्ति में पूरे देश के कानून को निरस्त करने का और उसको बहाल करने का पावर है, अगर उतना पावरफुल आदमी अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी ना। वो पावरफुल आदमी मनमानी करेगा तो बड़ा विध्वंस ला देगा ना।
तो पावर को कंट्रोल करने के लिए ना हमारे देश में ऐसी व्यवस्था बहाल की गई है, और सारा का सारा केंद्र में पार्लियामेंट को ही पावर ही मिला हुआ तुम्हारा। पार्लियामेंट चूंकि यूनियन ऑफ पीपल है, लोगों का संगठन समूह है, जो रिप्रेजेंटेटिव का, मान लो हमारा पार्लियामेंट पटना से जो कंस्टिट्यूएंसी से चुन के गए हैं वो हमारे प्रतिनिधि हैं, तो हम भी सरकार का कहीं ना कहीं हिस्सा है। तो ऐसे पावरफुल व्यक्तियों पर ना कंट्रोल करने के लिए, है ना, सरकार ऐसे प्रोविजंस लाती है हमारी, है ना। तो एक उसके पास में पावर हमारा होता है, या जज ही है, मान लो जज है तो जज का काम ऑटोनॉमस है ना, इंडिपेंडेंट तरीके से काम करना है। जुडिशरी तो हमारे इंडिपेंडेंट है, अगर वो राग द्वेष से भरा हुआ है या ऐसे डिसीजन लाता है जो पूरे देश में तबाही ला देती है, तो वैसे लोगों को ना अगर पाया जाता है कि ये दोषी हैं तो उनको हटाने के लिए ना सरकार इम्पीचमेंट का प्रोविजंस है। जैसे पिछले दिनों ही हुआ था तुम्हारा ये रंजन गोगोई वाला मैटर। इस पर बहुत सारे अपोजिशन पार्टियां कह रही है कि राम मंदिर में एक तरफा फैसला हुआ, दिस हुआ दैट हुआ। तो उसमें तो 5 जजों की संवैधानिक पीठ बैठी थी, 5 ने कहा कि नहीं, राम मंदिर बनना चाहिए। तो इसमें अकेले रंजन गोगोई को दोषी क्यों कोई लोग ठहरा रहा है? अगर ऐसा होता ना कि अयोध्या का कोई इतिहास तुम्हारा मुसलमानों से जुड़ा हुआ रहता, या उसके नीचे में मंदिर नहीं मिला होता, या कुछ सर्वे साक्ष्य नहीं होता, और उस पर जुडिशियरी अगर गलत फैसला लेती है और देश में पूरी तबाही मच जाती है, जिनोसाइड अटैक हो जाते हैं, दंगे फैल जाते हैं, तो ये लगेगा ना कि जज जो पावरफुल आदमी था, जो न्याय जो है साक्ष्य के आधार पर कार्य करती है, तो इन्होंने नहीं किया। लेकिन इन्होंने तो इंडिपेंडेंट तरीके से अपना सही काम किया है, तो इनको क्यों हटाया जाए, है ना। और वो रिटायरमेंट होने के बाद में वो पार्लियामेंट की तरफ में गए भी, जिस पर भी बवाल मचा कि ये राम के मंदिर बनाए हैं तो इनको प्राइज दिया गया है इस वर्तमान सरकार ने। चूँकि राम मंदिर बनाने का जो पर्टिकुलर एजेंडा था हमारा, ये भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में बहुत लंबे समय से तुम्हारा, जब अटल बिहारी वाजपेयी जिंदा थे तब से ही ये तुम्हारा चला आ रहा। तो ऐसा नहीं है कि जुडिशरी दबाव में आकर के कोई फैसला लेती है, और जो दबाव में आएंगे वो जाएंगे, दबाव में आएंगे यानी कि जो मेल प्रैक्टिस करेंगे, और चूँकि पावरफुल आदमी है, तो ऐसा नहीं ना है कि कोई गली मोहल्ला का तुम्हारा छोटा आदमी है कि कोई ड्रामा कर रहा है तो उसको कोई देखने वाला नहीं है। अब पब्लिक डोमेन में आप इतने बड़े पद पर बैठे हुए हैं, कोई अनाप शनाप की जो हरकतें करेंगे जिससे पूरा देश जल सकता है, तो उस पर तो थोड़ा सा अंकुश लगाने के लिए कानून हमारा आना ही चाहिए। तो इसमें जुडिशरी भी तुम्हारी आती है। इसके बाद में नेक्स्ट तुम्हारा इलेक्टोरल फंक्शन है, इट प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। तुम्हें पता होना चाहिए कि जैसे हम लोग इलेक्टोरल कॉलेजेस के तहत में पार्लियामेंट के मेंबर्स का चुनाव करते हैं, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स भी ना हमारे राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन में भाग लेते हैं। उसमें वो राज्यसभा के सदस्यों के बारे में जिक्र नहीं किया है, जो इनडायरेक्ट तरीके से चुनाव हमारा होता है, या राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव में इनकी भूमिका बहुत ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस पर तो 3-4 कानूनों का मैंने जिक्र किया ही है ना, आप चाहें तो फिर से एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ। प्रक्रिया वही है, जीएसटी, जिसको राहुल गांधी गब्बर सिंह टैक्स कहते हैं, गब्बर सिंह टैक्स नहीं है, बिल्कुल देश के हित में है। मैं बता रहा हूँ तुमको, जितना मुझे विवेक है उसके हिसाब से बताता हूँ। देश के आने वाले भविष्य में ज़रूरतों के लिहाज से देखा जाए तो बहुत मजबूत और सशक्त कानून तुम्हारा है। इतना बढ़िया कानून मैंने तुमको बताया कि फ्रांस में 15वीं शताब्दी में है, हम लोग 400-500 साल पीछे हैं। आज लोग कहते हैं कि यूरोपियन कंट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन और कमर्शियली जो ट्रेड वगैरह में काफ़ी आगे है, और उधर के सब अंग्रेज लोग, है ना, आके यहाँ पर भारत के लोगों को गुलाम बना करके देश का शोषण करते चले गए। तो उसके पीछे कारण है ना, वो लोग डेमोक्रेटिकल वैल्यूज को समझे पहले, है ना, उन्होंने फाइनेंशियल रिफॉर्म्स किए, और आज ये फाइनेंशियल रिफॉर्म्स हमारे हो रहे हैं, जो वित्तीय सुधार हमारे, उस पर लेकर के भी देश में बवाल मच रहा है। कृषि बिल का ही मैटर तुम ले लो, या सिटीजनशिप एक्ट का जो मामला हमारा है ना, जिसमें नागरिक कानून संहिता को सुधारने की जो बात उसमें की जा रही है, या जनसंख्या नियंत्रण, मुझे भी लगता है कि बहुत अच्छा कानून है ना। आज के बदलते दौर में शादी की उम्र को जरूर बढ़ाया जाना चाहिए, है ना। लोगों को अपने बच्चों को संख्या निर्धारित करने के लिए जरूर फोर्स किया जाना चाहिए। अगर नहीं किया गया ना तो 150 करोड़ लोग जैसे तैसे जी रहे हैं, फिर ऐसे ही लोग 50-60 करोड़ आएंगे, तो हमारे पास संसाधन है कहाँ, है ना, संसाधन है नहीं। तो सर ये प्लान्ड वे में अगर देश को चलाना है तो उस पर तो स्वाभाविक है कि जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए। अब उसमें कोई धर्म का छोला पहन करके बैठ जाए कि इसमें धार्मिक तिरस्कार हो रहा है, तो ये जीने के अधिकारों का भी तो हनन कर रहा है। जैसे जनसंख्या नियंत्रण पर एक कम्युनिटी है तुम्हारी, मुसलमान लोग का, इस्लामिक जो है हमारे, वो लोग का कुछ पर्सनल लॉ बोर्ड है कि
मोर देन वन जो शादियाँ एक साथ वैलिड है, 4 शादियाँ वो कर सकते हैं, पर्सनल लॉ बोर्ड उनकी बोलती है, इसे इजाज़त देती है। इसके बाद में संख्या उनके यहाँ बच्चों की निर्धारित हमारी नहीं होती है ना। हम लोग तो कम से कम एक आइडियल संदर्भ में देखा जाए, आदर्श संदर्भ में देखा जाए तो कम से कम एक एडवाइजरी को फॉलो करते हैं ना कि परिवार छोटा ही सही है। उसका एक स्लोगन्स भी आता है कि छोटा परिवार खुशियाँ हजार, बड़ा परिवार झंझट हजार। तो आप देखो कि कोई जनसंख्या नियंत्रण के संदर्भ में अगर ऐसी बातें होती है, अब वो लोग कहते हैं कि परिवार नियोजन सही नहीं है। परिवार कैसे परिवार नियोजन सही नहीं है ना। बाल विवाह सही कैसे कह दिएगा कोई, एक से ज़्यादा शादियाँ एक साथ वैलिड कैसे लोग कैसे कर देगा। आज तमाम प्रकार के ऐसे बहुत सारे डिजीज भी तो आ गए हैं ना। ये जौन संबंधों पर आधारित हमारा HIV वगैरह है, तो हमें देश से भी तो बचाना है, देश के लोगों को भी तो बचाना है ना कि कोई ऐसी संक्रामक बीमारी उसके चपेट में ना आ जाए। हमारे पास में संसाधन सीमित है, धरती कम है, पानी कम है, हवा कम है, सब तो मिनिमाइज होते जा रहा है ना ड्यू टू पॉल्यूशन। तो ऑलरेडी अगर हम नई कानून लाते हैं और केवल धर्म की आड़ में ही लोग हल्ला हंगामा मचाते रहेंगे, तो आप जाइए या कोई एक अलग देश ही बना दिया जाता, वहीं पर आप रहिए, यही ना होगा। तो ये जितने भी मैटर है ना, और जो जिस पर काम हमारे मोदी जी वर्तमान में कर रहे हैं, चाहे वो आर्टिकल 370 का एवोल्यूशन हो, कश्मीर को भारत में शामिल करना हो, चाहे नागरिक संहिता को सुधार करने की बात हो, या 3 तलाक के मुद्दों में महिलाओं के सशक्तिकरण की जो बातें हमारी हो रही है, बहुत ही सही पहल हमारी की जा रही है। GST की बात कर लें, किसान बिल जो है तुम्हारा, आत्मनिर्भर भारत और आत्मनिर्भर किसान की जो नारा दिया जा रहा है उसके लिए, जनसंख्या नियंत्रण, सब चीज़ तुम्हारे देश के हित में है और ये सब तुम्हारे एक्सपर्ट के सलाह पर किया जा रहा है। ऐसा नहीं है कि मोदी जी भांग पिए हुए हैं और रंग बिरंग के कानून ला रहे हैं जो पूरे देश के लोगों को समझ में ही नहीं आ रहा है। समझने की कोशिश करिएगा तो ना समझ में आएगा। तो ऐसी व्यवस्था लानी चाहिए और अमेंडमेंट में जो भी सुधार हमारी सरकार कर रही है वो एकदम बिल्कुल जायज़ है ना। और थोड़ी बहुत मतभेद होते हैं, मतभेद का जगह लोकतांत्रिक व्यवस्था में होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में प्रतिनिधित्व कानून जो हमारी होती है, प्रतिनिधित्व व्यवस्था हमारी होती है, उसमें 100% लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं होता है। देश के प्रधानमंत्री को भी ना 282 सीट ही मिले हुए बीजेपी को, या मैक्सिमम देखो तो 325 तक अलायंस का तुम्हारा है। अभी भी तो पार्लियामेंट के 545 सदस्यों में जो रेस्ट है वो भी तो विरोध में है। तो इसका मतलब है कि देश की 40% जनता अभी भी मोदी के साथ नहीं है। तो स्वाभाविक है कि कोई भी कानून में सुधार हमारा होगा तो देश के ऐसे भी आदर्श व्यवस्था नहीं है कि पूरा देश के लोग एक साथ कर देंगे नहीं बहुत अच्छा है। थोड़े बहुत विरोध प्रदर्शन होंगे ही, लेकिन अगर मास लेवल पर देश को तबाह करने की जो साजिश रची जा रही है या देश को ठहराने की जो नाकाम कोशिश की जा रही है, हमारा देश तो ऑलरेडी संघर्ष कर रहा है ना। अर्थव्यवस्था अच्छी नहीं है, शिक्षा की स्थिति अच्छी नहीं है, गरीबी है, भुखमरी है, अशिक्षा है, बेरोजगारी है, कोरोना ने तो और स्थिति को खराब कर रखा। इसके बावजूद भी अब लोगों को दिमाग नहीं सुधर रहा और भी रंग बिरंगे काम कर रहे हैं, तो करते रहें, उसमें क्या कर सकते हैं। अब कोई अपना विनाश खुद लिखना चाहता है तो करे, है ना। लेकिन इस पर तमाम ऐसे जो अमेंडमेंट यानी कि जो कानूनी सुधार करने का प्रावधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो बदलाव लाने का अधिकार है, ये पार्लियामेंट के पास में हमारा सुरक्षित है। तो नेक्स्ट है पार्लियामेंट एट वर्क, किस प्रकार से काम करती है। जैसे मीटिंग ऑफ द पार्लियामेंट, सेशन आहूत करना होता है, लोकसभा अलग कंडक्ट होती है, राज्यसभा अलग कंडक्ट होती है, ज़रूरत पड़ने पर, है ना। ज्वाइंट पार्लियामेंट सेशन को भी बुलाने का प्रोविज़न हमारा है। उसमें टाइमिंग है कि पहला 1 घंटा जो होता है तुम्हारा ये पार्लियामेंट में क्वेश्चन सेशन का होता है, इसके बाद में फिर उस पर डिस्कस करते हैं। इसमें देयर आर क्वेश्चंस आवर इज द कंसीडर टू बी द मोस्ट लाइवली एंड इंटरेस्टिंग टाइम एंड देयर आफ्टर अदर मैटर्स आर टेकन अप टू द पार्लियामेंट मिक्स अ पार्लियामेंट हाउस इन द न्यू दिल्ली, वहीं पर ये लोग लोकसभा का अलग है, राज्यसभा का अलग है। ज्वाइंट पार्लियामेंट से सेंट्रल हॉल में आयोजित की जाती है। लार्ज सर्कुलर बिल्डिंग, जो पार्लियामेंट का जो देख भी चुके हो बुक पर दिया रहता है। अब एक नया पार्लियामेंट तुम्हारा ट्रायंगल शेप का बनाया जा रहा है। अब इस पर भी बहुत सारे लोग बिना मतलब का फालतू का डिस्कस कर रहे थे कि ट्रायंगल ही क्यों लिया गया और कोई और इसका शेप क्यों नहीं लिया गया। अब उसको भी सब ट्रायंगल को भी ना जोड़ रहा है हिंदू से, कि हमारे यहाँ जो त्रिकुंड होता है ना, जो हवन सामग्री देने की जो बात होती है, तो वही कंसेप्ट उस पर लागू कर दिया गया, यानी कि देश को हिंदूकरण किया जा रहा है। हिंदुस्तान देश है, अगर हिंदू को ध्यान में रखकर कुछ अगर मान लो बिल्डिंग बन ही गया तो इसमें अब किसी को पेट में मरोड़ क्यों है। और पार्लियामेंट है, उसमें कानून बनती है। अगर वो ट्रायंगल शेप्ड का और हवने कुंड बनाना था पार्लियामेंट को, तो फिर वहाँ सर्वधर्म प्रार्थना सभा क्यों आयोजित किया गया। सर्वधर्म प्रार्थना सभा में तो बुद्ध से हमने देखा था कि स्टार्ट हुआ था, जो बुद्ध बिल्कुल ही माइनॉरिटी की तरफ में है,
बुद्धिज्म में जो बुद्ध को फॉलो करने वाले लोग हैं वो भारत में कितने हैं? 1% है, 1% से भी कम है ना। उसमें ईसाई मत वाले लोगों ने भी अपना जो पढ़ना था, मुसलमान ने आयतें भी पढ़ी, हिंदू ने अपना स्वस्तिक वाचन भी किया। तो ऐसा तो नहीं है, सेकुलर कंट्री है, सभी धर्मों को समान रूप से हम लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में तुम्हारा आर्टिकल 25 में इस बात का जिक्र किया गया, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में है भाई भाई, है ना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भारत माँ के 4 सिपाही। तो ये सोशल हार्मोनी के संदर्भ में देखा जाए तो धर्म के चश्मे से हर एक चीज़ों को देखना अच्छी बात हमारी नहीं होती है। तो ये जो पार्लियामेंट का ये पिछला सर्कुलर था और ये अभी तुम्हारा ट्रायंगुलर शेप का है। तो सर्कुलर भी तो विवाद बन सकता था। अब अशोक चक्र जो तुम्हारा है धम्मा से रिलेटेड तुम्हारा है, बुद्धिज्म का है, तो उस समय कोई बवाल ही नहीं मचाया कि ब्रिटिश से कोई पूछा ही नहीं अंग्रेजों से कि आप ये बुद्ध वाले को क्यों प्रमोट कर रहे हैं, जो कि वो है ईसाई। तो थोड़ा सा ना ये ऑर्थोडॉक्स जो मिजाज हमारा है लोगों का, जो एक कयापन टाइप के दिमाग है धर्म के नाम पर, इससे निकलना होगा। धर्म कभी भी ना विवाद और तनाव सिखाता नहीं, धर्म हमेशा मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी हैं हम, हिंदुस्तान हमारा, हिंदुओं का देश है, हिंदुस्तान है। अगर हिंदुओं को ध्यान में रख करके थोड़े बहुत कोई कानून बन भी जाए तो इस पर कोई बड़ा बवाल का विषय नहीं है। हम लोग हिंदू बाहुल्य 80% लोग हिंदू होने के बावजूद भी सेकुलर कंट्री हैं। और देशों की स्थिति देख लो, बगल में पाकिस्तान, वो धार्मिक कंट्री है, इस्लामिक कंट्री है, ऐसे बहुत सारी इस्लामिक कंट्रियाँ तुम्हारी देश में वर्ल्ड में रन कर रही है। तो कम से कम हम हिंदू बाहुल्य होने के बाद में हिंदू का चश्मा तो नहीं नपा ना, हमने सबके लिए ओपन छोड़ दिया। तो ये एक हमारे देश की संविधान की एक बहुत बड़ी ताकत है, और हमारे हिंदुओं की एक टॉलरेबिलिटी जिसमें हम लोग सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया और वसुधैव कुटुम्बकम की बातें करते हैं, है ना। ये मात्र एक ऐसा धर्म है कि जो परजीवी को भी ना प्रश्रय देता। हमारे यहाँ नाग देवता की पूजा होती है, हम प्रकृति पूजा करने वाले लोग हैं, हम कभी भी, है ना, मार काट फसाद में बिलीव नहीं करते हैं। हमारा धर्म यही कहता है कि सभी अपने हैं, सभी के साथ अच्छा व्यवहार करना है। हमारे यहाँ कहता है कि उसका खून मैं कैसे देखूं जिसको दूध पिलाया है। जो भारत में जन्म लिया सब भारतीय हैं, और हिंदू और हिंदुस्तानी व्यवस्था जो है एक तुम्हारी जीवन पद्धति है, उसको स्वीकार करें। उस हिंदू धर्म के पद्धतियों को स्वीकार करने से किसी भी धर्म को कोई नुकसान नहीं है। आप सूर्य की उपासना केवल धर्म की आड़ में नहीं करेंगे तो आप प्लांट मत खाइए, छोटा सा बात है। तो अगर आपको लगता है कि सन जो हैं अगर हिंदुओं के देवता है उनकी हम पूजा नहीं करेंगे, है ना, तो आप क्यों वेजिटेबल खाते, कोई नहीं खाए, है ना, ऐसे प्रोडक्ट ही अपनाएं। क्योंकि नॉन वेज भी तो तुम्हारा वो सन से ही जुड़ा हुआ है, प्लांट खाएगा वो, तुम्हारा फूड साइकिल में तुम लोग देख चुके हो, तो ही वो तैयार होगा। तो ऐसे नहीं चलता है। योग साधना करने से तुम्हारे शरीर और मन स्वस्थ होता है, सुरक्षित होता है। अब आप कहते हो कि योग में सूर्य को नमस्कार करेंगे तो हमारा धर्म प्रभावित हो जाएगा। तो ये सब जो आर्टिकल 21 का जो एबॉल्यूशन कर रहा है ना, वायलेशन कर रहा है, वो कोई धर्म नहीं हो सकता। धर्म हमेशा मजहब संस्कृति जो होती है हमारी, ये आपस में केवल प्रेम सिखाती है, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, हिंदुस्तान हमारा। थोड़ा सा धार्मिक दृष्टिकोण से जो चीज़ें थी उसको मैंने जिक्र कर दिया। बजट का बार बार जिक्र किया गया, बजटिंग करने का जो हुआ ना कि कैसे सरकार बजट तैयार करती है, कहाँ कितना पैसा ऐड करना है, कहाँ घटाना है, उसको कैसे टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट करेगी। तो देश में मान के चलो कि तमाम विरोध प्रदर्शन के बावजूद भी जो देश में कानून को लागू करने का प्रयास हमारे वर्तमान की मोदी जी कर रहे हैं वो काबिल तारीफ है। आज आपको दिक्कत हो सकती है इस कानूनों से, जीएसटी से, एमएसपी से, एपीएमसी से, एसेंशियल कमोडिटी से, लेकिन मान के चलिए कि भविष्य में देश आत्मनिर्भर बनेगा, किसान मजबूत बनेंगे, ऐसी व्यवस्था सरकार ला रही है। क्योंकि इतने जिक्र करने में ही ऑलरेडी 53-54 मिनट का हो गया और 1 घंटा का हम लोग का क्लास नहीं होता है, तो मैं इसको यहीं आज रोक रहा हूँ। अगले क्लास में रिलेशन बिटवीन द 2 हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि देखो ये डिस्कस करोगे तो अभी 2 घंटा भी इस पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, तो वो उससे कोई मतलब नहीं बनता है। थोड़ा सा तो मैं बार बार कहता भी हूँ ना कि आप लोग बच्चे अब नहीं रहे हैं, थोड़ा सा एडल्ट की तरफ आप लोग बढ़ रहे हैं। लोगों को लगता होगा कि न्यूज़ क्यों हम पढ़ें, न्यूज़पेपर क्यों पढ़ें। मैं बार बार क्लास में जब जाता हूँ तो बोलता हूँ कि सिविक्स की अच्छी समझ रखनी है तो आपको आधा घंटा न्यूज़पेपर पढ़िए, प्रिंट मीडिया, और आधा घंटा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्राइम टाइम में मुख्य न्यूज़ पढ़ना है, सब न्यूज़ नहीं पढ़ना है। न्यूज़ में आजकल बहुत खतरनाक चीज़ें आ रही है, वो आपके स्वास्थ्य के लिए, आपके मन के लिए सही नहीं रहता है ना। कुछ ऐसी जो कुछ
अभद्र चीज़ें घटनाएं होती है, जिक्र होती है, वो आप नहीं पढ़िए, लेकिन देश में जो कायदे कानून हमारे हैं किस प्रकार से रन करते हैं ये आपको जानना चाहिए। न्यूज़ भी देखने के लिए मैं प्राइम टाइम सजेस्ट करता हूँ, 9 बजे का टाइम, 7 बजे का टाइम शाम का जो होता है उसमें आप देखो, आधा घंटा में सारा एक DNA आता है तुम्हारा। मैं जी न्यूज़ का कोई प्रतिनिधि नहीं हूँ, मुझे वो कार्यक्रम अच्छा लगता है। उसमें उसके एडिटर इन चीफ तुम्हारे सुधीर चौधरी आते हैं, उसका नाम ही है डेली न्यूज एनालिसिस। जो घटनाएं होती है उसका पूरा जिक्र होता है और निष्पक्ष तरीके से। मैंने देखा है सुधीर चौधरी को कि कभी भी राग द्वेष और लाग लपेट से बात नहीं करते हैं, जो सही चीज़ है वही प्रेजेंट करते हैं। तो ऐसे स्वतंत्र पत्रकारों की एक बड़ी भूमिका होती है, वो हमसे कहीं बेहतर टीचर तुम्हारे लिए साबित होंगे, खास पार्टिकुलर चूँकि वो एक अच्छी प्रिपरेशन और प्रिपेयर्ड तो हम लोग भी रहते हैं, लेकिन हम लोग के पास में उतना टूल्स और आइडियाज़ नहीं है जिसमें हम ग्राफिक्स के माध्यम से इवन लोकेट करके चीज़ों को दिखा सकें। संसाधन छोटे हैं, उन लोगों के पास में पूरी तैयारी प्लानिंग होती है, अच्छे ढंग से समझाते हैं, तो आप उसको देखेंगे तो और अच्छे से समझ पाएंगे। ठीक है, तो आज के क्लास में इतना ही। इसको देखो समझो, यदि दिक्कत आती है तो बात करो। ओके बाबू।